हाय एवरीवन, सो यू आर वाचिंग डिकोडिंग नेट जेआरएफ एंड इस वीडियो में हम लोग समझेंगे जस्टिस के कंसेप्ट को, जिसमें मैंने कोशिश की कि मैं पूरे सारी थ्योरीज जो भी है या थिंकर्स या जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जस्टिस के वो सारे कवर करवा सकूँ। एंड आई होप कि इसके बाद आपको पिगापा उठाने की ज़रूरत ना पड़े। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले मैंने इसमें कुछ क्लासिकल थ्योरीज डाली हैं रॉल्स को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आपको पहले ओवरव्यू जानना क्लासिकल पर्सपेक्टिव का वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद हम लोग कुछ डायमेंशंस को समझेंगे, देन आपके डेविड मिलर का कंसेप्ट, देन रॉल्स थ्योरी को समझेंगे उसके बाद जा कर के जो भी उनका आइडिया था, देन लिबर्टेरियन थ्योरी एंड लास्ट में कम्युनिटेरियन थ्योरी की बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आप स्टार्टिंग से। सो जस्टिस की अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में तो इट इज़ बेसिकली बीइंग राइट, सही होना या जस्ट होना, वो अपने आप में ही जस्टिस है। अर्नेस्ट बार्कर की डेफिनेशन मैंने इसमें इंक्लूड किया, वो काफ़ी फेमस है। लाइक इट इज़ बेसिकली अ सिंथेसिस ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। क्लासिकल थ्योरीज की अगर हम बात करें, सबसे पहले आती है आपके प्लेटो की थ्योरी। तो प्लेटो ने क्या किया था, उन्होंने इंडिविजुअल में जो है जस्टिस को ढूंढना स्टार्ट किया। देन वो बोलते हैं इंडिविजुअल के थ्रू ही ये जस्टिस सोसाइटी में फैलेगा। उन्होंने क्या बोला कि किसी भी सोल में, ह्यूमन सोल में कुछ वर्च्यूज़ होते हैं, जिसमें उन्होंने 3 वर्च्यूज़ के नाम लिए, लाइक रैशनल, स्पिरिट एंड एपिटेटिव होना। ये 3 टाइप के वर्च्यूज़ थे। तो वो बोलते हैं कि जिस सोल में जो वर्च्यू सबसे ज़्यादा होगा तो उस वर्च्यू के अकॉर्डिंग उसे कुछ ड्यूटी असाइन की जाएगी एंड उसे वही ड्यूटी करनी चाहिए। जब हर एक वर्च्यू अपनी अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा, देन ऑटोमेटिकली उस सोसाइटी में जस्टिस एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो उन्होंने ट्राइपार्टाइट का सोल का कंसेप्ट दिया था, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बोला रैशनल वर्च्यू, देन विच मीन्स कि वाइस होना या रीजनेबल, मतलब रीज़न हो जिस बंदे के पास। नेक्स्ट आता है आपका स्पिरिट, जिसमें इमोशंस आता है, जिसमें सोल्जर्स क्लास आएगी। एंड लास्ट आता है आपका एपिटाइटिव यानी कि डिज़ायर्स, जिसमें प्रोड्यूसर क्लास आती है बेसिकली। तो जस्टिस उनके अकॉर्डिंग फिर क्या डिफाइन करता है, व्हेन रीज़न रूल्स, यानी कि जिस बंदे के पास रीज़न होगा जब वो रूल करेगा। उन्होंने बेसिकली वर्च्यू के अकॉर्डिंग ही पूरे जस्टिस को डिफाइन करते हैं कि जब रीज़न रूल करेगा एंड जो स्पिरिट है वो रीज़न को सपोर्ट करेगा, लाइक जैसे सोल्जर्स करते हैं किसी भी स्टेट को या राजा को। देन एंड लास्ट में आता है जब एपेटाइट, जो इनको फॉलो करेगा। तो जब ये सारे वर्च्यूज अपनी अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे, एक बैलेंस एस्टेब्लिश हो जाएगा एंड उसी को ही वो जस्टिस बोलता है। नेक्स्ट आता है आपका एरिस्टोटल की थ्योरी। देखिए जो प्लेटो था उन्होंने बहुत रेडिकल व्यू दिया था जस्टिस का, लाइक उन्होंने हट करके कुछ एक नया कंसेप्ट दिया कि नहीं ऐसा ऐसा होना चाहिए, जबकि एरिस्टोटल बोलते हैं कि नहीं जो चीज़ चली हुई है उसी को मेंटेन करता है, बस उसमें कुछ उन्होंने बोला चीज़ों का ध्यान रखना होता है। लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कंसेप्ट है उन्होंने सबसे पहले कि डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होगा सोसाइटी में वो जस्टली होना चाहिए। जैसे जो भी ऑनर्स है या वेल्थ है, बेसिकली या मटेरियलिस्टिक चीज़ है, उनको जस्टली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। दूसरा कंसेप्ट है उन्होंने रिट्रीब्यूटिव जस्टिस का। रिट्रीब्यूटिव कंसर्न आपके क्राइम एंड पनिशमेंट के साथ में, कि जो भी कोई क्राइम किया है किसी ने उसके अकॉर्डिंगली उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लास्ट आता है आपका कम्यूटेटिव जस्टिस, जिसका मतलब है कि इंसानों के बीच में या इंडिविजुअल्स के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है, डील्स हो रही है, वो ज़रूरी है कि वो एकदम फेयरली की जाए। फिर आता है आपके डायमेंशंस ऑफ जस्टिस, जिसमें सबसे पहला कंसेप्ट है लीगल जस्टिस का। देखिए लीगल जस्टिस से आपके 2 कंसेप्ट निकल करके आता है। पहला आता है कि जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि जो जस्टिस है वो लॉ के अकॉर्डिंग ही दिया जाना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है आपका लॉ अकॉर्डिंग टू जस्टिस, यानी कि लॉ को जस्टिस के अकॉर्डिंग बनाया जाना चाहिए। सबसे पहला कंसेप्ट जो था जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ, ये एल्फ रॉस ने दिया था। एल्फ रॉस मानते थे कि लॉ जो है वही सुप्रीम है, मतलब इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो हमें जो भी कुछ चीज़ें करनी है मतलब सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग ही हमें करनी चाहिए, मतलब बस लॉ को फॉलो करना है। जबकि जो लॉ अकॉर्डिंग टू जस्टिस है, इसके प्रोपोनेंट आता है अर्नेस्ट बार्कर। वो बोलते हैं कि नहीं, मतलब हमें जो है लॉ को बनाना ही जस्टिस के अकॉर्डिंग चाहिए, कि जिससे सबको जस्टिस मिल सके वैसे लॉज बनाए जाने चाहिए। तो ये कंसेप्ट देते टाइम उन्होंने 2 टाइप के लॉज का कंसेप्ट है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ का मतलब है कि जो लॉ मतलब कम्युनिटी टू कम्युनिटी चेंज होता रहता है, यानी कि जैसे किसी सोसाइटी में पॉलीगैमी को एक्सेप्ट किया जाता है, काफ़ी मान्यता दी जाती है। एंड जो नेक्स्ट आता है आपका नेचुरल लॉ,
वो होता है कि जो कांस्टेंट है, मतलब हर एक कम्युनिटी में जो यूनिवर्सल है, मतलब जिस लॉ को कोई चेंज कर ही नहीं सकता है, मतलब हर जगह हर कम्युनिटी में जिसकी एक्सेप्टेंस है। अगला कंसेप्ट आता है आपका पॉलिटिकल जस्टिस का। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स यूज़ ऑफ लीगल प्रोसीजर्स फॉर द पॉलिटिकल एंड्स। इसमें कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो होना ज़रूरी है, अगर वो होती किसी सोसाइटी में इसका मतलब है कि वहाँ पॉलिटिकल जस्टिस है। लाइक सबसे पहला आता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, देन नेक्स्ट आता है आपका रूल ऑफ लॉ, एंड लास्ट आता है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्शन। इसके बाद आता है सोशो इकोनॉमिक जस्टिस। देखिए सोशल जस्टिस का मतलब ही क्या है कि सोशल लाइफ को इस तरीके से अरेंज किया जाए कि जो भी आपके मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स हों या कुछ अदर बेनिफिट्स हों, एथिकल बेनिफिट्स हों, वो सारे जो है मतलब किसी पर्टिकुलर क्लास तक सीमित ना रहें, बल्कि हर एक सेक्शन तक उसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। मतलब वेदर वो सोशल एफर्ट किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। वैसे तो वो ये मतलब सोशल इकोनॉमिक जस्टिस वाले ये मानते हैं कि मतलब हर एक काम में पूरा सोशल एफर्ट होता है, नहीं कि हर एक व्यक्ति इन्वॉल्व होता है। तो वो बोलते हैं कि उसका बेनिफिट भी हर एक सेक्शन तक पहुंचना चाहिए। उसके बाद दूसरी डायकोटॉमी आती है प्रोसीजरल जस्टिस वर्सेस सब्सटेंटिव जस्टिस का। देखिए प्रोसीजरल जस्टिस बात करता है आपके प्रोसीजर्स की, यानी कि अगर हम लोगों ने सही प्रोसीजर अपनाना किसी चीज़ के लिए तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली ही जस्ट हो जाएगी। जैसे इसमें कैपिटलिज्म का एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि कैपिटलिज्म क्या मानता है कि सबके पास राइट है कि आप जो चाहे बेचो, जो चाहे खरीदो। तो क्या ये वो बोलते हैं कि जस्टिस है, हमने सबको इक्वल राइट्स दे रखे हैं, सबको सेम सेम चीज़ हमने प्रोवाइड करा दी। उसके बाद आउटकम क्या निकलेगा वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो इंडिविजुअल टैलेंट पे डिपेंड करता है। सब्सटेंटिव जस्टिस वाले बोलते हैं कि नहीं, हमें आउटकम पर ही फोकस करना है कि जो चीज़ें हमने करी है क्या उसका फ़ायदा हर एक सेक्शन को मिला है या नहीं मिला है। नेक्स्ट आता है आपका रिट्रीब्यूटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। देखिए रिट्रीब्यूटिव मैंने बोला ये कंसर्न टाइप के क्राइम और पनिशमेंट के साथ ही। तो डेविड मिलर ने बेसिकली 3 कंडीशंस दी थी रिट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए। तो वो बोलते हैं सबसे पहले तो पनिशमेंट सिर्फ उसी बंदे को मिलनी चाहिए जिसका क्राइम प्रूव हो चुका हो। दूसरा, जो पनिशमेंट होगी वो यूनिफॉर्मली इम्पोज होनी चाहिए, यानी कि सबके ऊपर बराबर तरीके से। नेक्स्ट वो बोलते हैं कि जो भी स्केल ऑफ पेनल्टीज़ होगी वो सबको बराबर मिलनी चाहिए। लाइक मिसडिमीनर्स का मतलब है कि जो अदर क्रिमिनल्स भी है, यानी कि जिन्होंने सेम टाइप का क्राइम भी किया है, उन्हें सेम टाइप की पनिशमेंट ही मिलनी चाहिए। प्रोपोर्शनेट का मतलब है कि जो क्राइम है उसके प्रोपोर्शन में जो चीज़ उसे मिलनी चाहिए, जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए उसे वही मिलनी चाहिए। देन मिलर ने कुछ करस्पॉन्डिंग सोशल ऑर्डर्स भी दिए थे अपने जस्टिस के जो क्राइटेरियंस थे उनके अकॉर्डिंग। उन्होंने कुछ ऑर्डर्स बोले कि अगर ऐसा होता तो इसके अकॉर्डिंगली क्या सोशल ऑर्डर वहाँ पर आ जाएगा और किसने इसको प्रेवलेंट किया। बेसिकली इन्होंने जस्ट डिवाइड किया है कि जो 3 कंसेप्ट थे या 3 क्राइटेरिया थे जस्टिस के, उनके बेसिस पे और फिर उनके जो जो प्रोपोनेंट थे उनको, तो इन्होंने वो किया है खाली उन्हें कैटेगराइज। जैसे सबसे पहला आता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्नॉलेज्ड राइट्स। लाइक कि जो भी प्रिविलेज्ड क्लास के जो भी राइट्स होते हैं उनको कि वैसे का वैसे ही रहने दो। इससे क्या होगा, वही हायरार्किकल ऑर्डर क्रिएट होगा। तो इसमें एक्सपोनेंट कौन आएंगे, डेविड ह्यूम बेसिकली। देन नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू डेजर्ट, यानी कि फ्रूट्स के अकॉर्डिंग जिसको जितना मिल रहा है, जिसके पास जितना टैलेंट है उसने जो जो कमाया है तो उसके अकॉर्डिंगली। तो इससे क्या होगा, कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट होगा, कैपिटलिज्म क्रिएट होगा। तो इसके प्रोपोनेंट कौन आएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर, लिबर्टेरियन। देन डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू नीड, जिसे जितनी ज़रूरत है, तो इसमें आपके वही आएंगे कम्युनिटेरियंस और या सोशलिस्टिक टाइप की पर्सनालिटीज़। तो ऑर्डर क्या आएगा इसके अकॉर्डिंगली, सॉलिडारिटी कम्युनिटी। तो सॉलिडारिटी कम्युनिटी का कंसेप्ट किसने दिया था, पीटर क्रोपोटकिन ने। देन नेक्स्ट आता है आपका रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। देखिए रॉल्स ने डिफाइन किया जस्टिस को कि जस्टिस इज़ द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ अ गुड सोसाइटी। लेकिन वो बोलते हैं प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, वो बोलते हैं कि जस्टिस क्यों नहीं आ पा रहा है, मतलब क्यों नहीं प्रेवलेंट है अभी सोसाइटी में, क्योंकि जो प्राइमरी गुड्स है, हमारी राइट्स, लिबर्टीज़, जो भी चीज़ें हैं, वेल्थ, इनकम, वो सब जस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो हमें पहले उसको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड उसके लिए वो सॉल्यूशन भी देते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। वो बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करना है कि हर एक सेक्शन तक वो चीज़ पहुँचे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने एक कोर आइडिया दिया जस्टिस के बारे में कि जस्टिस एज फेयरनेस का कंसेप्ट। पहले तो हम इसको समझते हैं कि जस्टिस एज फेयरनेस का मतलब होता क्या है। वो बोलते हैं कि एक जस्ट सोसाइटी कौन सी होगी, जहाँ पर लोग जो है मतलब
जो भी उनकी चॉइसेस होंगी वो बहुत फेयरली, यानी कि बिना किसी बाइसेस के जो है वो लोग किसी लॉज पर मतलब या फिर किन्हीं बातों पर जब वो लोग एग्री करेंगे बिना किसी बायसनेस के, तो वो क्या होगा, जस्टिस एज फेयरनेस। बायसनेस कैसी नहीं होगी, कैसे नहीं आएगी उनमें, कि उन लोगों को पता ही नहीं होगा उनकी सोशल पोजीशन क्या है, उनकी वेल्थ स्टेटस वगैरह, जेंडर, वो सब चीज़ें क्या है। तो इन चीज़ों को साइड में रख करके जब वो लोग कुछ चीज़ों पर एग्री करेंगे जिसके बेसिस पर वो लॉज बनाएंगे जस्टिस के, तो तब जो है वो फेयरनेस आएगी। तो उन्होंने इस फेयरनेस के लिए क्या दिया, उन्होंने कंसेप्ट दिया और वेल ऑफ इग्नोरेंस का, और इसी के अंदर आपका ओरिजिनल पोजीशन का कंसेप्ट आता है। वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या हुआ कि मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि एक पर्दा जैसा लगा हुआ है, इस साइड में, एक साइड में उसकी सोशल स्टेटस है, लाइक कि वो लड़का है या लड़की है, या कि कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है उसके पास, या रिच या पुअर है, तो ये उसकी साइड में सोशल पोजीशन है। इस साइड आपकी ओरिजिनल पोजीशन है, यानी कि जब उसे कुछ पता ही नहीं है कि वो किस सोशल स्टेटा में लाइक करता है अपनी ओरिजिनल लाइफ में। तो उन्होंने बोला तो इस ओरिजिनल पोजीशन में बैठ करके ही वो जो है एक सोसाइटी के बारे में कुछ जस्टली प्रिंसिपल्स या लॉज बना सकता है। फिर उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिए, जिसमें सबसे पहला आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, लाइक कि सबके पास कुछ भी करने की फ्रीडम होनी चाहिए। हाँ, उन्होंने बोला इससे किसी को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, बाकी तो हर एक बंदे के पास प्रॉपर लिबर्टी होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने दिया इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि किसी भी काम को करने की हर एक बंदे के पास इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। किसी भी तरीके की सोशल या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो होगी वो नहीं आनी चाहिए उसकी इस अपॉर्चुनिटी के बीच में। लास्ट उन्होंने दिया डिफरेंस प्रिंसिपल, कि किसी भी इनइक्वालिटी को जस्ट तभी माना जाएगा जब उसका बेनिफिट जो है सबसे लीस्ट एडवांटेज सेक्शन को पहुंच रहा हो, यानी कि जो सबसे बैकवर्ड सेक्शन है जब उसके पास उसका बेनिफिट पहुंचेगा उस इनइक्वालिटी का, तो तभी हम इसको जस्ट मानेंगे, अदरवाइज आपको इक्वालिटी मेंटेन करनी है। ये जो थ्योरी थी आती है आपकी लिबरल थ्योरी में, लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब हम पढ़ेंगे लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस। देखिए लिबर्टेरियंस ने बेसिकली क्रिटिसाइज ही किया है जस्टिस के कंसेप्ट को, क्योंकि ये बोलते थे कि इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल के अपने एफर्ट से जो उसने कमाया है उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है आपके सोशल जस्टिस के नाम पे दूसरों को, ये ऐसा इनका मानना था। सबसे पहला आता है आपका नॉजिक थ्योरी ऑफ जस्टिस। नॉजिक ने बुक लिखी थी अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, जिनमें उन्होंने जो है बेसिकली सिर्फ क्रिटिसाइज ही किया है रॉल्स की थ्योरी को। ये लिबर्टेरियनिज्म को सपोर्ट करते थे। दूसरा मिनिमल स्टेट को एंड नाइट वॉचमैन स्टेट के कंसेप्ट को। देखिए पहले पूछा भी जा चुका है, नाइट वॉचमैन स्टेट का कंसेप्ट दिया ये लॉक ने था, लेकिन लॉजिक भी जैसे सपोर्ट करते हैं कि स्टेट का काम बस क्या है, एक जैसे बिल्डिंग के बाहर बैठा कोई चौकीदार होता है रात में, तो सिर्फ उतना ही काम है स्टेट का। देन वो क्या बोलते हैं जस्टिस का मतलब क्या है। जस्टिस का मतलब है कि इंडिविजुअल राइट्स को रिस्पेक्ट करना, प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट करना। दूसरा वो बोलते हैं कि स्टेट को सिर्फ तभी इंटरफेयर करना चाहिए इंडिविजुअल्स के मामले में जब या तो कोई फोर्स का मामला हो, थेफ्ट का हो, या किसी भी तरीके का फ्रॉड हो, मतलब कुछ गलत हो रहा हो। दूसरा वो टैक्सेशन को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो बोलते हैं फोर्स्ड लेबर जैसा है ये काम, कि आप किसी से मतलब जो कोई बंदा खुद कमा रहा है अपने टैलेंट से, अपने एफर्ट से, उससे आप पैसा लेकर के टैक्स की फॉर्म में आप दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो इसको भी बहुत अनजस्ट मानते थे वो। नेक्स्ट आता है आपका 3 प्रिंसिपल्स ऑफ एंटाइटलमेंट। हाँ, ये इन्होंने ही दिए थे। एंटाइटलमेंट का मतलब होता है कि आपने एक्वायर किस चीज़ों का जो भी एक्वायर किया है, तो वो 3 तरीक़ों से उन्होंने बताया किस तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहला आता है जस्टिस इन एक्विजिशन, लाइक नेचुरली आपने कोई चीज़ एक्वायर करी है तो वो आप ही की हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कि जस्टिस इन ट्रांसफ़र, की अगर प्रॉपरली कोई डील हुई है 2 बंदों के बीच में, तो और वो भी मतलब लॉफुल तरीके से कोई डील हुई है या जस्ट होने चाहिए, मतलब उसमें जस्टिस होना चाहिए कि किसी के साथ कोई गलत ना हो रहा उस डील में, तो वो भी क्या है, वो भी जस्टिस ही माना जाएगा कि मतलब एंटाइटलमेंट उसके पास जो है पूरी उसकी जस्टली तरीके से उसके पास उसकी एंटाइटलमेंट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उस ट्रांसफ़र में भी किसी तरीके का कुछ गलत मेथड यूज़ नहीं हुआ है। देन लास्ट आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस, की अगर कुछ अनजस्ट हुआ भी है तो उसे ठीक करना, ये भी मतलब ये क्या है, ये इससे ये भी एक एंटाइटलमेंट का एक तरीका है कि जो इनजस्टिस है उसको रेक्टिफाई कर करके फिर अडॉप्ट करना। उन्होंने कोट दिया था, इफ़ होल्डिंग्स आर एक्वायर्ड एंड ट्रांसफर्ड फेयरली, रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट, नो मैटर हाउ अनइक्वल इट लुक्स लाइक। तो
इसका मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऊपर, ये सेम वही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम लिबर्टेरियन थिंकर पढ़ेंगे हेयक। हेयक ने बेसिकली सोशल जस्टिस को रिजेक्ट किया। वो बोलते हैं सोशल जस्टिस एक मिराज जैसा है। देखिए, उन्होंने बोला कि सोशल जस्टिस का जो कंसेप्ट है वो उस पूरे कंसेप्ट को इरेलेवेंट मानता है, कि इसका कोई तुक ही नहीं है। दूसरा, वो बोलता है कि जस्टिस जब वो इंडिविजुअल एक्शंस पर अप्लाई होता है, ना कि सोसाइटी में, कि हम तो इसे सोसाइटी में ढूंढ रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, ये इंडिविजुअल के एक्शंस में पाया जाता है। जस्टिस इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एंड नॉट ऑफ सोसाइटी, ये भी इन्हीं का ही कोट है। दूसरा, उन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई चीज़ ऐसी है ना कि जो सबको नहीं मिल पा रही है, तो बोलते हैं तो ये बेटर है कि एटलीस्ट कुछ लोगों को तो वो मिले। इन्होंने कुछ इस तरीके का कंसेप्ट भी दिया था, वो पूरी एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं मुझे याद, बट वो जस्टिस से तो लेना देना नहीं है, बट मैं जस्ट बता रही हूँ कि उसमें उन्होंने कंसेप्ट दिया था कि कोई केक का एग्जांपल लेकर के, कि अगर वो सब में मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है, तो एटलीस्ट कुछ लोगों को वो अच्छे से मिलना चाहिए। देन आता है आपका कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव। देखिए, कम्युनिटेरियंस ने जो लिबरल थ्योरीज थी या लिबर्टेरियन थ्योरी थी, इनको क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि लिबरल थ्योरी ने इंडिविजुअल को माना उन्होंने, क्योंकि रॉल्स ने इंडिविजुअल को लेकर के ही जस्टिस की बात की। लेकिन कम्युनिटेरियंस बोलते हैं कि आप उसको कम्युनिटी से अलग कैसे कर सकते हो। सबसे पहला था आपके मैकेंटायर, उन्होंने बुक लिखी थी आफ्टर वर्च्यू, जिसमें वो बोलते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल दे करके जैसे रॉल्स ने समझाया, तो बोलते हैं इनका तो कोई तुक ही नहीं है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल की वो बात कर रहे हैं कि वेल ऑफ इग्नोरेंस हो गया, ओरिजिनल पोजीशन, ये सारी चीज़ें क्या है, बस एक काल्पनिक चीज़ें हैं। वो बोलते हैं जस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, इन एथिक्स में प्रेजेंट है, कम्युनिटी ट्रेडिशंस में प्रेजेंट है। दूसरा था आपके माइकल सैंडल, इन्होंने बुक लिखी थी लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, और दूसरी लिखी थी जस्टिस व्हाट्स द राइट थिंग टू डू। तो इन्होंने बेसिकली रॉल्स के अनएनकम्बर्ड सेल्फ के कंसेप्ट को ही क्रिटिसाइज़ किया। देखिए, अनकम्बर्ड सेल्फ का मतलब क्या होता है कि आप सोसाइटी से ही एसोसिएटेड है, मतलब इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी से एसोसिएटेड है, उसके बाहर मतलब पहचान नहीं है। और अनएनकम्बर्ड का मतलब क्या हुआ कि वो डिसोसिएट कर देना उसे सोसाइटी से। तो उन्होंने रॉल्स के इस कंसेप्ट को ही क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि रॉल्स ने इंडिविजुअल्स को इमेजिन किया था ओरिजिनल पोजीशन में, जहाँ पर वो फ्रीली कुछ सोसाइटी के लिए लॉज बना रहे होंगे, प्रिंसिपल्स बना रहे होंगे। तो वो बोलते हैं कि सारी चीज़ें अनरियलिस्टिक है, जस्ट एक इमेजिनेशन है। फिर नेक्स्ट आता है आपके चार्ल्स टेलर। चार्ल्स टेलर ने बुक लिखी थी सोर्सेज ऑफ द सेल्फ, एंड दूसरी लिखी थी पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन। देखिए, वो बोलते हैं कि जो जस्टिस है ना, इसमें ज़रूरी है आपकी रिकॉग्निशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटीज़, यानी कि हर एक बंदे की आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज़ किया जाना चाहिए। लाइक कोई माइनॉरिटी भी है कोई, तो फिर भी उसकी आइडेंटिटी को वैसे ही रहने देना चाहिए। इन्होंने यूनिटी वो वाला जो कंसेप्ट है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये बोलते हैं कि उससे फिर क्या होता है कि हर एक बंदे की जो कल्चरल आइडेंटिटी है, पर्सनल आइडेंटिटी है, वो मर जाती है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, कल्चरल आइडेंटिटीज़ को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके माइकल वॉल्जर। देखिए, माइकल वॉल्जर का सबसे फेमस कंसेप्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का ही है, जो कि मैं इक्वालिटी वाली वीडियो में भी समझा चुकी हूँ, तो इसमें हम उतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसकी। इन्होंने बेसिकली प्लूरलिस्टिक कंसेप्ट दिया था जस्टिस का। प्लूरलिस्टिक कंसेप्ट का मतलब क्या है कि हम सभी चीज़ों पे कोई एक ही प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकता। वो बोलते हैं कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऐसा है ही नहीं कि जिसे सब चीज़ों के ऊपर अप्लाई किया जा सके। वो बोलते हैं अलग अलग सोशल गुड्स, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन जैसी चीज़ें, तो अलग अलग सोशल गुड्स के कुछ अलग अलग मतलब हैं, और इनकी ज़रूरत भी अलग अलग कम्युनिटीज़ को है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। अलग अलग प्रिंसिपल से हम कोई एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल उठा करके जो इन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जैसा रॉल्स बोलते हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे मेडिकल केयर है तो उसे वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, मतलब नीड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए कि किसे कितनी ज़रूरत है। एजुकेशन है, उसे बाय टैलेंट एंड एफर्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। तो इन चीज़ों की ये बात करते हैं आपके माइकल वॉल्जर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके अंदर डाल दूँ। एंड बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ के लिए या कुछ अदर नोट्स भी जो मैं डालती रहती हूँ, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो थैंक यू।